हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्लास 9th वीडियो। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, बिकॉज चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सेल को ऑब्जर्व करते ही या सेल को जैसे आप इमेजिन करते हो तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो है इसकी बाउंड्री। क्लियर ना? अब इस बाउंड्री को इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज द मेन कवरिंग ऑफ द सेल। क्योंकि प्लांट अगर होता है, अगर प्लांट सेल है ये, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग आती है विच इज नोन एज सेल वॉल। सिमिलरली अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में एक और एडिशनल कवरिंग आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म, इन केस अगर ये प्लांट सेल है, तब भी अगर आप नोटिस करें तो मैट्रिक्स को या जो कंटेंट है, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं है, तो बचेगा क्या? सिर्फ यहां पे जेनेटिक मटेरियल अलोंग विद द राइबोसोम्स एंड द एंटायर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जो सबसे पहली लेयर बाउंड करेगी वो ये है सेल मेम्ब्रेन। और अगर ये एनिमल सेल होगा तो एनिमल सेल में सबसे आउटर कवरिंग ही सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होता है तो एनिमल सेल में आउटर कवरिंग ही ये सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो सेल मेम्ब्रेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि ये किसी भी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि ये आउटर कवरिंग फॉर्म कर रहा है, और जो भी चीज आउटर कवरिंग बनाती है ना, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर उसी पे बेस्ड है। अगर आप नोटिस करें तो सेल मेम्ब्रेन को एक डेलिकेट थिन इलास्टिक कवरिंग माना जाता है। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? अगर आप यहां पे फ्लूइड मैट्रिक्स देख रहे हो, आप सब लोग जानते हो ना कि इंटरनली, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, इंटरनली साइटोप्लाज्म इज देयर। साइटोप्लाज्म होगा। ओके, अब साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड मैट्रिक्स, और अगर फ्लूइड मैट्रिक्स एक्सीड करेगा तो ये जो इलास्टिसिटी होती है मेम्ब्रेन पे, क्योंकि मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, लचीला है, तो ये अपने साइज को एक्सपैंड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इंटरनल कंटेंट। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी के लिए। तो दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन, अ डेलिकेट और अ इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्योंकि इस इलास्टिक मेम्ब्रेन से एक और प्रॉपर्टी जो सामने आती है वो ये कि सेल की रप्चरिंग प्रिवेंट होती है। अदरवाइज अगर ये टफ होगा, साइटोप्लाज्म एक्सीड होगा, जब साइटोप्लाज्म एक्सीड होगा तो प्रेशर किस पे आएगा? प्रेशर आएगा इस वॉल पे। अगर आप बैलून देखें जिसमें आप वाटर फिल करते हो, जो आप होली पे यूज करते हो, तो उसका अपना एक कैपेसिटी है ना। अगर आप इसमें वाटर को एक्सीडली फ्लो करोगे, ओवरफ्लो करोगे, तो ये अंडरस्टूड है वो बैलून फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और सेम चीज साइटोप्लाज्म के साथ है। अगर ये डेलिकेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, बहुत ज्यादा ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा। रिमेंबर, इट्स अ मेम्ब्रेन, इट्स नॉट अ मसल्स विच शोज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। बात समझ में आ रही है ना? बट स्टिल दैट इलास्टिसिटी सफिशिएंट टू मेंटेन द सेल, टू मेंटेन द लाइफ ऑफ सेल। क्योंकि अगर ये रिजिड होता तो स्लाइट प्रेशर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म विल रिजल्ट इन रप्चरिंग द मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन को ब्रेक करता, एंड फाइनली अगर सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गया, बर्स्ट हो गया, तो इट लीड्स टू द डेथ ऑफ सेल। बात समझ में आ रही है ना? दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज अ डेलिकेट, थिन एंड इलास्टिक, एंड यस इट्स अ लिविंग मेम्ब्रेन, बिकॉज अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद सेल वॉल, तो सेल वॉल नॉन लिविंग है, बट सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। लिविंग का मतलब क्या है? लिविंग का मतलब ये रेगुलेशन कर सकता है
सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट की, किस सब्सटेंस को अलाउ करना है, किस सब्सटेंस को रिमूव करना है, वो ये रेगुलेट कर सकता है. दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेन वेयर एज सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग मेम्ब्रेन. बात समझ में आ रही है ना? तो ये प्रॉपर्टी आई होप डेलिकेट, थिन, इलास्टिक लिविंग मेम्ब्रेन, ये आपको समझ में आया होगा. नंबर 2, मैंने पहले ही बताया था कि सेल कोई भी हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इट मींस चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो. और अगर यूकैरियोटिक भी है तो यूकैरियोटिक इज डिवाइडेड अगेन इनटू 2 ना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. इवन आपका फंगल सेल क्यों ना हो, फंगल सेल में भी सेल वॉल इज देयर विच इज मेड अप ऑफ काइटिन. बट इन सारे सेल्स में एक चीज कॉमन है, दैट द मैट्रिक्स इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन which is also known as प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और एक और नाम इसको दिया गया है, वो है प्लाज्मा लेमा. ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, these are the terms which are used for the boundary of membrane. तो ये पॉइंट तो बहुत इजी था. अब इसका कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि इट इज द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, इट इज द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ दैट टाइनी रूम विच इंक्लोजेस नंबर ऑफ सब्सटेंस. मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो कंटेंट और ज्यादा हो जाता है, बिकॉज इट इंक्लोजेस नंबर ऑफ ऑर्गेनेलेस, बट प्रोकैरियोट्स में भी इट इंक्लोजेस साइटोप्लाज्म. तो ये अंडरस्टूड है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन जानना बहुत जरूरी है. अब एक चीज आपको समझनी है, ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो ना, द लाइनिंग, द बाउंड्री, इस मेम्ब्रेन को अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा. बात समझ में आ गई ना? तो इस मेम्ब्रेन का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है ये. तो अब इसके कंपोजिशन को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे ताकि कोई भी चीज आप लोगों से मिस ना हो. तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए. सेल मेम्ब्रेन अगेन, चाहे वो मोनोरेंस का है, मतलब बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, या प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन है, या एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. अब ये जो टर्म है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा सेल मेम्ब्रेन इसी पे बेस्ड है. अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है? फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट एंड लिपिड मीन्स फैट. तो फॉस्फेट एंड फैट की 2 कवरिंग्स, बाई मीन्स 2. और इस चीज को डिस्क्राइब कैसे करेंगे आप? इस चीज को डिस्क्राइब करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये हो गया आपका हेड पार्ट विच इज फॉस्फेट, एंड दिस इज टेल पार्ट विच इज नोन एज लिपिड. बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका हुआ हेड पार्ट, एंड हेड पार्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट एंड ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज टेल पार्ट, एंड टेल पार्ट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स. ओके, अब टेल, फैटी एसिड, हेड, फॉस्फेट, तो ये अंडरस्टूड है. फॉस्फेट एंड फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज वरी करेंगी. इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है आपको. तो अब ये प्रॉपर्टी हम लोग यहां ऑब्जर्व करेंगे. ये हेड पार्ट है इसका, ये टेल पार्ट. नंबर 2, मैंने इसको बोला था इट्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. बाइलेयर का मतलब एक लेयर आपको ये दिख रहा है, देन द सेकेंड लेयर इज जस्ट बिलो टू दैट लेयर. समझ में आ रहा है ना? दिस इज योर फर्स्ट लेयर एंड दिस इज योर सेकेंड लेयर. तो ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. अगेन फॉस्फेट इज द हेड पार्ट एंड लिपिड आपका टेल पार्ट है, बिकॉज लिपिड्स का मतलब हो गया फैट एंड लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स. तो ये 2 चीजें मैंने ऑलरेडी यहां मेंशन की है. अब इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉस्फेट एंड लिपिड्स,
तो आप ये मान के चलिए आपने सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोजिशन तो समझ लिया। बट अभी मैंने एक चीज बताई थी कि अगर हेड फॉस्फेट से बना है, टेल फैटी एसिड से बना, तो ये अंडरस्टूड है प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे? ये जो हेड पार्ट होगा विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, तो इस हेड पार्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी? हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड टेल इज मेड अप ऑफ लिपिड। ओके, ये चीज आप लोग जानते हैं ना। तो हेड वाला जो पार्ट होगा ये वाटर सॉल्युबल होगा, ये अलाउ करेगा एंट्री ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट। ओके, इसको हम हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट बोलते हैं बिकॉज इट अलाउज द एंट्री ऑफ वाटर। बट टेल क्या है? टेल इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड और फैट और लिपिड, और आप तो जानते हैं ना कि फैट इज इम्परमिएबल टू वाटर, फैट से वाटर क्रॉस नहीं हो सकता। तो ये अंडरस्टूड है टेल इज हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, these are the two terms to determine the phospholipid bilayer। पहली चीज तो क्लियर। नंबर 2, ये देख रहे हैं आप ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। ओके, अब प्रोटीन्स भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। बहुत बेसिक है, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे बिकॉज इट्स अ लेवल ऑफ क्लास 9, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो प्रोटीन का जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले वो समझ लें हम लोग। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको मेजर प्रोटीन, तो दिस प्रोटीन फॉर्म्स द पैसेज, इट फॉर्म्स द पाथ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी किसी मॉलिक्यूल को अगर सेल के अंदर आना है तो इस लेयर को तो वो क्रॉस नहीं कर सकता बिकॉज फैट इज देयर। बात समझ में आ रही है ना? तो ये वो पैसेज है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल अंदर आता है एंड दिस पैसेज इज नोन एज चैनल प्रोटीन विच इंडिकेट्स दैट इट इज अ प्रोटीन। बात समझ में आ गई ना? तो फॉस्फोलिपिड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक चीज समझा है, दैट इज चैनल प्रोटीन। ओके, नंबर 2, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वो प्रोटीन है विच एक्ट एज अ कैरियर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये भी आप समझ लीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। इस पैसेज के थ्रू जो सब्सटेंस मूव करेगा वो पैसिव मोड से मूव करेगा। पैसिव का मतलब क्या है? एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, एटीपी का कंज्यूम नहीं होगा, एटीपी खर्च नहीं होगी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन, ये मूव कर जाएगा। बट जो सब्सटेंस आपके डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव नहीं होता, पैसिव प्रोसेस से मूव नहीं होता, उसे चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब इट रिक्वायर्स अ कैरियर, वो सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कैरियर, तो इट बाइंड्स विद मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को अंदर लेके आना है। ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इसको आना है। तो ये तो अंडरस्टूड है ना? फिर ये एटीपी कंज्यूम करेगा, देन इसका मूवमेंट होगा टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सेल। बात समझ में आ रही है ना? तो इस प्रोटीन को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन पार्ट। ओके, ये भी चीज क्लियर हो गई। इट एक्ट एज ए कैरियर, ये कैरियर का काम करेगा। तो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन तो क्लियर। देन द थर्ड इज ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, तो ग्लाइको मीन्स शुगर एंड कैलिक्स मीन्स प्रोटीन। तो ये कुछ एडिशनल कवरिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर। सपोज ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है तो इसके ऊपर से ये जो आप लेयर देख रहे हो दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। ओके, अब ग्लाइकोकैलिक्स का एडवांटेज क्या है? व्हेन सेल्स अडहेयर टू फॉर्म टिश्यू, अगर एक सेल को दूसरे सेल से अटैच होना है, लाइक ये एक सेल है इसको इससे अटैच होना है, तो अटैचमेंट इज प्रोवाइडेड बाय ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, तो ये जो बॉन्ड बनेगा जिससे ये चिपकेगा, ये बॉन्ड ग्लाइकोकैलिक्स डेवलप करता है। ये भी चीज क्लियर हो गई आपको? इट मीन्स कि
प्रोटीन वाला पोर्शन भी हम लोगों ने कवर कर लिया, ग्लाइकोकैलिक्स भी कवर कर लिया, और नेक्स्ट पॉइंट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज अ हेड एंड टेल, और टेल में भी ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि हेड वाला पार्ट इसका फॉस्फेट से बना हुआ है, टेल फैटी एसिड से बना हुआ है, एंड हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक, which means head is water soluble and tail is water insoluble. The composition is very important. Now the next concept is about permeability. Permeability का मतलब क्या होता है? आउटर membrane है ना ये, इट्स अ बाउंड्री। तो बाउंड्री का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? द एबिलिटी टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और द एबिलिटी विच मेंटेन्स इट्स इफेक्टिवनेस एज ए बैरियर। कितना ये स्ट्रॉन्ग कवरिंग है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने रूम्स की बाउंड्री बनवाते हो, अपने घर की बाउंड्री बनाते हो, तो जब आप अपने घर की बाउंड्री या एक रूम की बाउंड्री बनवाते हो तो सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे होता है ना कि वो उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो, वो बहुत मजबूती से बने। क्यों? क्योंकि अगर आपका बाउंड्री अच्छा नहीं होगा तो उस रूम की, उस हाउस की लाइफ लॉन्गर नहीं हो सकती। सेम चीज परमेबिलिटी है, मीन्स द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस इट्स इफेक्टिवनेस एज अ बैरियर। कितना स्ट्रॉन्ग बैरियर का ये काम करता है। वैसे भी सेल मेम्ब्रेन मतलब द बाउंड्री ऑफ सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। तो इस परमेबिलिटी को 3 कैटेगरीज में पहले आप समझ लें, और सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या है वो ये समझने के बाद समझ में आएगा। इम्परमिएबल मीन्स विच डू नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस, ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है। और आप तो जानते हैं ना, अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो सेल का जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल तो नहीं है, क्योंकि इम्परमिएबल मीन्स विच डू नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस from inner to outer or from outer to inner. Okay? Permeable means fully permeable. कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी अंदर से बाहर जा सकता है। ये प्रॉपर्टी भी सेल मेम्ब्रेन नहीं कर सकता। अगर ऐसा होने लगता तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवन वो भी इजीली सेल के अंदर एंटर करते और आप तुरंत डिजीज से सफर हो जाते। बट ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारा फुली परमिएबल भी नहीं है। ओके, अब आती है बात थर्ड परमिएबिलिटी की, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिवली परमिएबल मींस जिस कंपोनेंट को ये ऑप्ट करेगा, सेलेक्ट करेगा, उसी को अलाउ करेगा ईदर फॉर द एंट्री और फॉर द एग्जिट। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक शॉप पे अपने लिए न्यू क्लोथ्स परचेज करने चाहते हो, तो बहुत सारे क्लोथ्स देखते हो ना, उसके बाद जो आपको बेस्ट वन लगता है फिर वो आप अपने लिए परचेज करते हो ना। सेम चीज सेल के साथ भी है। सेल उन्हीं सब्सटेंस को अलाउ करता है जिससे सेल को लॉस ना हो, हार्म ना हो। बात समझ में आ रही है? एंड सिमिलरली जो इनर कंटेंट है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, कोई अगर वेस्ट कंपोनेंट है, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनेल्स डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, अगर वेस्टेज के फॉर्म में कोई इनर कंटेंट है तो मेम्ब्रेन उसको इजीली रिमूव भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में सेल इज सेलेक्टिवली परमिएबल, तो इट अलाउज सेलेक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, तो इट अलाउज सेलेक्टिव सब्सटेंसेस एंड रिमेंबर दैट your cell is selectively permeable। बात समझ में आ गई ना? अब ये मूवमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो सब्सटेंस मूव कर रहा है, एक बाय द चैनल प्रोटीन और एक विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव। अब सेल मेम्ब्रेन अगर आपको समझना है तो आपको हर एक एंगल से सोचना है। तो एक्टिव मीन्स दोज प्रोसेस विच रिलीज और विच कंज्यूम्ड एटीपी। तो यहां पे मूवमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ, मूवमेंट होगा, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते, ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी।
यानी एटीपी कंज्यूम होगा, ओके। वेयर एज पैसिव में ऐसा नहीं होता। पैसिव इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। तो पैसिव बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स ये हाई टू लो मूवमेंट शो करता है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे मूव करेगा फ्रॉम हाई टू लो, एंड दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस, ओके। तो ये चीज भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। यस, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब एनिमल सेल में इट इज द मोस्ट आउटरमोस्ट कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन इज आउटरमोस्ट कवरिंग ना। तो ये चीज तो क्लियर है ना कि सेल मेम्ब्रेन अगर आउटरमोस्ट कवरिंग है तो इट गिव्स शेप टू द सेल, बिकॉज देयर आर सो मेनी shapes of cell in the form of elongated, rod-like, spherical, oval, even C-shaped, comma-shaped. तो बहुत सारे shapes हैं सेल के, और shape is determined by cell membrane. Okay, तो it gives definite shape to the cell. Number 2, as again animal cell में outer covering है तो ये understood है, it gives protection through the inner content, क्योंकि पूरा protection इसी पे बेस्ड है। यही वो प्रॉपर्टी जो सिलेक्टिवली परमिएबल की प्रॉपर्टी है, यही सिलेक्टिवली अलाउ करती है सब्सटेंस को एंट्री और एग्जिट के लिए। तो ये अंडरस्टूड है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल एंड से इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। नाउ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 सब्सटेंस, दैट इज सीलिया, माइक्रोविलाई एंड फ्लैजेला। सेल मेम्ब्रेन से ही आपकी माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है, which increases the surface area for absorption and located in small intestine, okay? तो ये increase करता है surface area for absorption, okay? अब इस चीज के लिए भी आपको बहुत इजीली समझना है, ये जो surface area आपके absorption के लिए increase कर रहा है, तो इसका एग्जाम्पल small intestine, similarly cilia, it helps in the movement of substances because cilia are the fine hair like structure, और ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट है। फीमेल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में जो एग का गैमीट्स का मूवमेंट होता है वो सीलिया पे ही बेस्ड होता है, ओके। तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट। And the third one, flagella, it is present in the sperm tail or tail-like structure which helps in movement. तो ये structure आपको दिखता है human sperm में, okay? तो example is human sperm. So I hope cell membrane से related जो भी concepts हैं, its composition, its function, its permeability, its movement towards the cell, towards the inner content of the cell, ये सब कुछ आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, and these notes are sufficient to explain or to understand about the cell. Okay, so इस सेशन में आपको सेल मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर कंपोनेंट ऑफ सेल। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।